सो डियर फ्रेंड्स, आज हम जॉन स्केलेटन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ट्यूडर युग के एक बहुत ही निडर और विद्रोही और प्रतिभाशाली कवि हैं, जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों में जो पढ़ाई की जिन्होंने, और ऑक्सफोर्ड, लुबेन और कैम्ब्रिज, इन यूनिवर्सिटीज द्वारा जिन्हें पोएट लॉरिएट, तो पोएट लॉरिएट की इन्हें उपाधि दी गई। इस टाइप के फैक्ट्स कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड अवार्डेड पोएट लॉरिएट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लुवेन एंड कैम्ब्रिज, एन एकेडमिक ऑनर। और ये क्या था? एक शिक्षा का मतलब जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें सम्मान दिया जाता था, नॉट द मॉडर्न कोर्ट अपॉइंटमेंट। ये कोई जैसे अब होता है या दरबारों में जो कवि होते हैं उनको पोएट लॉरिएट बोलते, तो ये ऐसा नहीं था। ये मान लिया जाए एक मानद कवि या एक अच्छे कवि, इस तरीके से ये उपाधि मिलती थी। और ये क्या रहे? अपॉइंटेड ट्यूटर टू प्रिंस हेनरी, राजकुमार के ट्यूटर। और राजकुमार जो हेनरी एट्थ, जब बाद में 1496 में तो ये ट्यूटर बने राजकुमार के, लेकिन जब वो राजकुमार प्रिंस हेनरी थे, लेकिन बाद में ये हेनरी एट्थ के रूप में राजा बने। तो ये खुद ट्यूडर डायनेस्टी कब शुरू होती है? जैसे कि हम जानते हैं ट्यूडर डायनेस्टी की टाइमिंग होती है 1485 की। तो 1485 में स्टार्ट होती है, तो इनका टाइम जो है ये ट्यूडर डायनेस्टी का ही है। तो ये जब हेनरी सेवंथ जो है वो राजा हैं, तो हेनरी सेवंथ के बेटे थे हेनरी एट्थ, तो उनको इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। और बाद में हम इरेस्मस को पढ़ेंगे। ये एक डच ह्यूमनिस्ट स्कॉलर हैं इरेस्मस ना। जब ये इंग्लैंड आए तो इन्होंने इनके बारे में ये कहा कि द वन लाइट एंड ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश लेटर्स, कि केवल एकमात्र व्यक्ति है जो वहां पे प्रकाश और भव्यता के रूप में दिखाई देता है। 1502 में अपॉइंटेड रेक्टर ऑफ डिस, मतलब बस इतना जान सकते हैं कि डिस एक स्थान है, उसके ये पादरी बने। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और 1521 अटैक्ड कार्डिनल वॉल्सी। कार्डिनल वॉल्सी के के विषय में इन्होंने बड़े अपने सटायर्स लिखे हैं। इनको आगे अब अभी हम इनके वर्क्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। तो ये जो उस समय राजा होते हैं, उन राजा का सबसे विशेष मंत्री होता है कार्डिनल वॉल्सी। तो कार्डिनल वॉल्सी पे ये अटैक करते हैं। तो कार्डिनल वॉल्सी पे 1521 और 1523 के बीच जब स्केलेटन ने राजा हेनरी एट्थ का मंत्री जो होता है और उसका लॉर्ड चांसलर कार्डिनल वॉल्सी, तो इन पे जो सटायर्स लिखे उसको हम अभी आगे देखेंगे। और बाद में इनकी फिर स्केलेटन के डर से ये वेस्टमिंस्टर एबी में जाते हैं, वहीं पे ये शरण ले लेते हैं और वहीं इनकी डेथ हो जाती है ना। डाइड एट वेस्टमिंस्टर एबी शेल्टरिंग अंडर सेंचुरी, वहीं पे ये शरण लेते हैं फ्रॉम वॉल्सीज रहते, इसी के गुस्से से बचने के लिए जिसके खिलाफ इन्होंने इतना लिखा था। तो ये पहले जो PYQs आए हुए हैं, जो दो PYQ हैं, वो एक बड़ा सिंपल क्रोनोलॉजी से रिलेटेड है कि जो ट्यूडर डायनेस्टी का है अर्ली ट्यूडर पोएट, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और एक आगे क्वेश्चन आया हुआ है यूनिक वर्सेस टाइम पे, स्केलेटोनिक्स क्या है। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले ये स्केलेटोनिक्स देखते हैं। तो इसको, ये क्या है? यूनिक वर्स स्टाइल है, मतलब एक अद्वितीय छंद शैली, मतलब जो दूसरे लोगों ने नहीं अपनाई वो इनकी क्या है, ऐसी इनकी मतलब एक छंद की शैली है। और वो कैसी है? स्केलेटोनिक्स किसको बोलते हैं? वर्स फॉर्म इन्वेंटेड बाय स्केलेटन, नो पोएट बिफोर और आफ्टर यूज इट विद सच सस्टेन्ड इफेक्ट। तो और किसी ने ये यूज नहीं की। शॉर्ट लाइंस होती हैं उसमें, है ना, दो चार स्ट्रेस होते हैं लाइनों पे, छोटी छोटी लाइनें होंगी। कितनी छोटी? क्या तो 4 सिलेबल्स से लेके 8 सिलेबल्स तक की। रैपिड राइम, मतलब थोड़ी जल्दी जल्दी बोलने वाली तर्ज। सेम साउंड हेल्ड फॉर 5 to 7 कंसिक्यूटिव लाइन्स, और लगातार ऐसे ही 4 से 8 सिलेबल्स वाली जल्दी जल्दी तर्ज वाली लाइनें। इरेगुलर सिलेबल काउंट। पंची स्टैक्टो, मतलब
तेज तेज चुभने वाले, जैसे आजकल विदेशी म्यूजिक बजते हैं वैसे करके, कॉमिक सटायरिकल एब्यूसिव पॉप म्यूजिक जैसे बजता है ना, फील्स लाइक द रैप म्यूजिक ऑफ इट्स टाइम। तो ऐसे लिखा हुआ होता है, व्हाट कैन इट अवेल टू ड्राइव फोर्थ सिलाई। तो ये लास्ट के साइले टाइले आइले इस टाइप की एक ही साउंड मिलती चली जा रही है। तो इनकी एक मतलब इनका वर्क है फिलिप स्पैरो, उसमें से ये लिखा हुआ है, और इस पे PYQ भी आया हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्केलेटोनिक्स। तो ये इनका एक यूनिक वर्स स्टाइल है, स्केल्टोनिक्स। तो ये इसका जो मतलब कि इसकी विशेषताएं जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। लाइन लेंथ कैसी होती है, छोटी छोटी शॉर्ट होती है, छोटी लाइन होती है। दो से टू, दो या चार स्ट्रेस होते हैं, 4 या 8 सिलेबल्स होंगे। अगर 2 स्ट्रेस होंगे तो 4 सिलेबल्स होंगे, दो पे मतलब स्ट्रेस आ रहा है, दो पे नहीं आ रहा, और 4 स्ट्रेस होंगे तो 8 सिलेबल्स होंगे। और चौसेरियन वर्ड्स कैसे होते थे, उनमें 10 सिलेबल्स होते थे, 5 स्ट्रेस आइम्बिक पेंटामीटर। और इसमें तेज तेज बोली जाती है, रैपिड, सेम साउंड हेल्ड फॉर मैनी लगातार एक सा ही साउंड राइम में आता है। उसमें एक दोहे की तरह होती थी राइम, राइम कपलेट्स और राइम रॉयल, जैसे A B B C C राइम रॉयल में हम लोगों ने पढ़ा है ना। कंट्रोल्ड मेजर्ड होती थी, इनका रिदम इरेगुलर होता था। एक्सेंचुअल सिलेबल काउंट वेराइज फ्रीली, मतलब सिलेबल कम या ज्यादा हो सकते थे। जब आयम्बिक पेंटामीटर चौसर यूज करता है तो वो एक निश्चित फ्रेम में होता था। ये इनमें अंतर है। अब ये PYQ इतना पढ़ने के बाद ये PYQ इजीली हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल, किससे आया हुआ है, जो कि आपकी क्रोनोलॉजी से है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अर्ली ट्यूडर पोएट। तो जैसे कि चौसर को हमने पढ़ा 1342, 1400 टाइम है। जॉन स्केलेटन का ये जो टाइम है 1463 से 1529, तो ये अर्ली ट्यूडर का टाइम है। विलियम लैंगलैंड ये भी चौसर के समकक्ष है, मतलब समकालीन है। और जॉन गोवर भी एक्टिव 1490 टू 1520, ये ज्यादा एक्टिव रहे उस समय स्केलेटन। ट्यूडर पीरियड यही है 1485 टू 1603, मतलब एलिजाबेथ के लास्ट तक। और चौसर जो है ना वो 14 का, लैंगलैंड का 1386 एक्टिव टाइम, गोवर का 1408 तक। तो ऑल मिडाइवल, ऑल डाइड बिफोर द ट्यूडर डायनेस्टी, ये और तो ट्यूडर डायनेस्टी से पहले ही डाई कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके क्रोनोलॉजी पढ़ने का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएटिक स्टाइल करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टेक्टो राइम्ड लाइंस। मतलब ऐसी तेज तेज चुभने वाली लाइन जो है ना, राइम वाली लाइन। व्हाट कैन इट अवेल टू ड्राइव फोर्थ सैनिए और टू मेक ए साइल, इस टाइप की लाइन है। टाइले, है ना, टाइले अवाइले। तो ये क्या कही जाती है, स्केलोटोनिक शॉर्ट स्टेक्टो लाइंस विद रैपिड कंसेक्यूटिव राइम्स। लगातार एक ही राइम आ रही है सब में ना, और ऐसी छोटी छोटी लाइन है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, अवेले सनैये सैले टहले, 4 कंसेक्यूटिव राइम्स इन 4 शॉर्ट लाइन्स। जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन होगा वो तो ये लोग जाने, लेकिन ये 4 शॉर्ट लाइन्स है। और अब ये जो पूछा है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्रैनमैरिस वॉल से, अब वॉल से तो इनका मिनिस्टर है तो वो तो ये राइटिंग लिख नहीं रहा है। इन्वेंटेड डिस्ट्रैक्टर्स ये तो व्यर्थ में डाले, क्रैनमर भी एक अलग व्यक्ति हुए, तो वो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलेटोनिक। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौसर का तो हमने पढ़ा कि उनका सिस्टम अलग था, वो इस टाइप की लाइंस नहीं लिख रहे थे। ये है। अब इनके जो और मेजर वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इनका जो पहला वर्क जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कौन सा है, स्पीक ए पैरट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय ए पैरट। तो एक जो तोता है उस पे ये व्यंग करवाते हैं, उस पे व्यंग करवाते हैं। तो उसमें कैसा व्यंग करवाते हैं, एक तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो राज दरबार के जीवन को काफी करीब से देखता है ना। पैरट ऑब्जर्विंग कोर्ट लाइफ। पैरट कौन है, स्केलेटन मास्क। ये
क्या है, स्केलेटन का ही एक मुखौटा है, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, जो वॉलसी है ना, वॉलसीज फॉरेन पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी को, जो क्लॉथ ऑफ गोल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड, तो जो उसकी विदेश नीति है उसी पे ही क्या करते हैं, कड़ा व्यंग करते हैं। ये बौद्धिक रूप से उनकी सबसे इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड परिपक्व रचना है। ये हुआ। दूसरा वर्ग क्या है, कॉलिन क्लाउट। तो कॉलिन क्लाउट क्या होता है, एक सीधा साधा वेगाबॉन्ड है, मतलब घुमक्कड़ पात्र है, जो भ्रष्ट पादरी और वॉलसी की आलोचना करता है। करप्ट क्लर्जी एंड वॉलसी, नाइविटी मास्क फॉर सैवेजरी। और क्या करता है, जो उसकी क्रूरता है उसको दिखाता है। उसका जो खुद का भोलापन है कॉलिन क्लाउड का, वो समाज पर किए गए क्रूर और भयानक हमले को छिपाने का एक मुखौटा है, उसको तो भोला दिखा दिया। यही कॉलिन क्लाउड आगे चल के एडमंड स्पेंसर ने भी अपने सीफर्ड कैलेंडर में जो चरवाहे का मुख्य किरदार दिखाया है ना, उसमें है ना, कॉलिन क्लाउड लेटर अडेप्टेड बाय स्पेंसर। तो यही बाद में क्या है, स्पेंसर एज इज सीफर्ड परसोना इन इज सीफर्ड्स कैलेंडर, उसमें इन्होंने लिया है इसको। तो ऐसे करके छोटे छोटे फैक्ट इनके बारे में पता हो तो ठीक है। तीसरा, इन्होंने जो मतलब हम इनके जो दो तरीके से इनके वर्क को देख रहे हैं। एक तो जो हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि वॉल्से के खिलाफ इन्होंने जो सटायर्स लिखे थे वो तीन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुपिंग, ठीक है। तो उनमें स्पीक पैरट, कॉलिन क्लाउड और वाई कम ने नॉट टू कोर्ट, मोस्ट डायरेक्ट अटैक ऑन वॉल से, बेयरली डिसगाइज अटैक वॉल से, एरोगेंस, इंटरफेरेंस इन फॉरेन पॉलिसी, मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये है। फिर इनके दूसरे वर्क वो ये हैं। तो वो तीनों तो जो थे वो वॉलसी पे कमेंट थे, लेकिन ये जो है अन्य वर्क, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्निफिसेंस। ये क्या, एक मोरलिटी प्ले है। और मैग्निफिसेंस को, इसमें राजा का नाम होता है राजा मैग्निफिसेंस। उसको राज दरबार के जो अवगुण हैं, वाइसेज जो हैं, जैसे फैंसी है, फॉली है, डिसीट है, ये मिलके भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन अंत में जो गुड होप है और परसिवियरेंस है, मतलब आशा है, और उसकी जो दृढ़ता है, ऐसे अच्छे गुण आके उसे बचा लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेसन्स में भी देखा था कि जो मोरलिटी प्ले होते हैं उनमें क्या होता है, एल्गोरिकली जो अच्छे या बुरे गुण होते हैं इंसान के, जो अमूर्त अवस्था में, जो एक फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वो अमूर्त जो गुण है उन्हीं को पर्सोनिफिकेशन करके उसको बना देते हैं कि वही व्यक्ति हैं ऐसे। तो ये परसिवियरेंस आदि जो अच्छे गुण हैं, ये आके उसको बचा लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा मोरलिटी प्ले है। और एवरीमैन जैसे मोरलिटी प्ले था, उसको एलिजाबेथन काल का ये बात तक, और जो बाद में होंगे वो, उन सब के बीच में ये एक अच्छा मोरलिटी प्ले आता है आपका मैग्निफिसेंस। तो पीछे भी आपने कई सारे मोरलिटी प्ले पढ़े हैं, तो वो आपका मतलब ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। फिर अगला इनका बॉज ऑफ कोर्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्निफिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बॉयज ऑफ कोर्ट है ये भी 1498 का है, और ये दरबारी जीवन पे ही लिखा गया है। इसमें भी शुरुआती व्यंग है, और चौसर की कंबाइंस एल्गोरिकल फिगर विद लाइवली कंटेम्प्ररी, है ना। इसमें ट्रेडिशनल राइम रॉयल जो चौसर ने स्टार्ट किया था, वो ए बी सी सी वाला वो यूज किया है। कंटेम्प्ररी टाइप सिप ऑफ फूल्स डिवाइस। फिर उसके बाद में ये है फिलिप स्पैरो, एलिनोर रमिंग और गार्लैंड ऑफ लॉरेन। तो ये क्या, मॉक एलगी फॉर ए यंग लेडी जेन स्कॉर्पी, पैट स्पैरो किल्ड बाय ए कैट, मतलब ये दिखाया है कि कैसे करके एक तोते की मौत को भी इतनी गंभीरता से लेते हैं। मतलब जो धनी लोग हैं वो छोटी छोटी चीजों को इतनी गंभीरता से लेते हैं, वैसे चाहे समाज में कोई व्यक्ति मर जाए, इंसान भी मर जाए, गरीब व्यक्ति, तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसको एक मॉक एलगी है। और इसमें लैटिन भाषा में जो गाई जाने वाली उसकी विदाई आदि है, प्रार्थना, वो सब गाई जाती हैं। तो ये एक पैरोडी दिखाई गई है। फिर है द टनिंग ऑफ एलिनोर रमिंग, है ना। तो इसमें क्या दिखाया है,
ये शराब बेचने वाली एक बदसूरत औरत और उसके ग्राहकों का बहुत ही जीवंत वर्णन है इसमें। तो जैसे कि हम जिस राइटर को पढ़ रहे हैं उसकी उसके वो अपने समय की स्थितियों के हिसाब से लिख रहा है और व्यंग कर रहा है। तो इसमें स्केलेटोन एक छंद जो हमने पहले पढ़ा था उसी का ही वर्णन किया गया है। फिर है गार्लैंड ऑफ लॉरेल, ये खुद की तारीफ के लिए उनकी लिखी हुई कविता है, क्योंकि वो लॉरेल पोएट थे इसीलिए वो ऐसा लिखते हैं। फिर इनकी लिटरेरी क्वालिटीज देखते हैं कि इनकी लिटरेरी क्वालिटीज और साहित्य में इनका कौन सा स्थान है। तो मोस्ट जेन्युइनली ओरिजिनल पोएट इन द कंट्री बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। तो चौसर और स्पेंसर के बीच में, क्योंकि स्पेंसर बाद में कॉलिन क्लाउड जो करेक्टर है वो इन्हीं से लेता है। स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स, और मतलब स्केलेटोनिक्स ड्रोन मिडाइवल एक्सेंचुअल ट्रेडिशंस लर्निंग एंड इरेस्मस कॉन्टेक्ट प्लेस इन ह्यूमनिस्ट रिनाइजे। तो इरेस्मस भी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये सब यही चीज दिखा रहे हैं। जेनस फेस्ड है, मतलब दोनों तरफ देखता है, कुछ कुछ कंजर्वेटिव भी है मॉडर्न भी है। कॉलिन क्लाउड कनेक्शन, तो ये हो गया। अगर ये मॉडल क्वेश्चन करते हैं तो ये अच्छे से स्केलेटन क्लियर हो जाएंगे। इरेस्मस प्रेज्ड ऑन स्केलेटन एज वन लाइट एंड ग्लोरी ऑफ ब्रिटिश लेटर्स। Next is which of the following correctly describe the connection between skeletons, Colin Clout and Edmund Spencer? So Spencer adopted the Colin Clout figure as his own pastoral persona. तो ये हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं और ये काफी सरल है। तो इस तरीके से ये हमारा लेसन जो है जॉन स्केलेटन वाला, इसको एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।